अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की एक मैं छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा। उस एनालिसिस में अगर आप लोग देखें तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में पाकिस्तान ने इंडिया के से अलग होने के बाद, यानी पार्टीशन के बाद, जो कुछ भी अप्रॉक्सीमेट 2015 तक या 2018 तक कमाया था, वो सारे का सारा जो है एक एक करके गंवा दिया। और इस हद तक गंवा दिया कि आज के दिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीन की कॉलोनी बनने जा रहा है, चीन का एक गुलाम देश, चीन का एक उपनिवेश बनने जा रहा है। अगले एक दो वीडियो के अंदर वो प्रॉपर एनालिसिस मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैं प्रॉपर डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है यार, गाली मत लिखा करो। एक दूसरे को गाली देके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को वो कमेंट बॉक्स बंद करने पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे को इरिटेशन ये होती है कि मैं कैसे लोगों को कुछ लिख के या पढ़ के बता रहा हूँ या कुछ सुना समझा रहा हूँ। गाली गलौज क्या करना है यार, हर कोई हिंदुस्तानी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, लेकिन गाली मत बोलिए। बड़ा लो स्टैंडर्ड लगता है आप लोगों का, जो भी गाली लिखने वाले लोग होते हैं, समझे। अब आप समझिए टॉपिक के ऊपर मामला क्या है। टॉपिक ये है या मामला ये है पाकिस्तान का। भाई नक्शे के ऊपर अगर देखें तो असलियत में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि 70 साल में पाकिस्तान ने क्या कमाया और असलियत में उसने बाद में एकदम से क्या गंवा दिया। तो दोस्तों, असलियत में इंडिया के बाद ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में ये एक इशू कश्मीर। इस कश्मीर ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो इन वीडियोज़ को देखें। असलियत में उसके बाद यहाँ ये सऊदी अरेबिया और मेनली अरब कंट्रीज, यहाँ जो है अरब कंट्रीज, ये इस तरीके से, और पूरे की पूरी कहानी जो है पाकिस्तान की, जो फेल्योर कहो या कुछ भी कहो, या सबसे बड़े अचीवमेंट की, वो यहाँ से शुरू होती है। असलियत में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बने तो सबसे पहले पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज की तरफ ध्यान दिया, जिसके पास एक तो अरब कंट्रीज के पास सबसे बड़ी खास बात ये कि उनके पास एक जो पैसा था, यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी आर्थिक जो क्षमता इनके पास ज़बरदस्त थी। और जो पेट्रो डॉलर थे, उनकी वजह से, इस पेट्रो डॉलर की वजह से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान मतलब अरब कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। और सबसे बड़ी बात इन अरब कंट्रीज़ की कि इनके पास था पेट्रोल या पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम के ऊपर ही दुनिया चलती थी, और ये ब्लड ऑफ दिस वर्ल्ड कहलाता था। ब्लड ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया का जो रक्त है वो ये पेट्रोलियम कहलाता था। ऐसी सिचुएशन में इस अरब वर्ल्ड की थाक ऑयल और गैस के नाम पर पूरी दुनिया पर थी। पैसा इनके पास ज़बरदस्त था, अल्टीमेट था, सब चीज़ें थी। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस इन अरब कंट्रीज़ की ये थी कि ये लेस पॉपुलेटेड थे, लेस पॉपुलेशन थी इनकी। और उससे ज़्यादा, एक तो सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन थी, यानी जनसंख्या थी, वो बहुत ज़्यादा कम है। और सबसे बड़ी, और इसी जनसंख्या कम की वजह से मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो भी इनके पास कहीं ज़्यादा कम थी। ऐसे में पाकिस्तान जो है जब ये बना तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है ही, इसके पास पॉपुलेशन तो पाकिस्तान के पास थी ही। और उसके बाद इन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ाया। यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी सेना को भी मजबूत बनाया, क्योंकि उस सेना से दो काम मिल सकते थे। एक तो वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाए रख सकता था, और दूसरा उस सेना को अरब कंट्रीज़ को देकर, या अरब कंट्रीज़ के बारे में ऐसा प्रोजेक्ट करके कि हाँ भाई आपके लिए सेना हाजिर है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग और हम, यानी पाकिस्तान और अरेबियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं, ये सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले हैं। यानी हम को रिलीजियस पर्सन हैं। अब को रिलीजियस का मतलब हमारा धर्म एक है, तो इस्लाम हमें आपस में जोड़ता है, तो इस्लाम की रक्षा करना मेरा काम है, और सब चीज़ें। यहाँ इस
कुछ कॉमन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और यहीं से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन हुई। फॉरेन पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या? फॉरेन पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर ये था, कश्मीर, और कश्मीर के नाम पर पूरी फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, यानी इंडिया के अगेंस्ट ही पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन होती थी। पूरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट डिज़ाइन होती थी और उसके बाद इस इंडिया के अगेंस्ट डिज़ाइन होने के लिए यूज़ ऑफ इस्लाम टू कलेक्ट द सपोर्ट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट या कॉपरेशन लेने के लिए इस्लाम धर्म का इस्तेमाल किया गया और 57 इस्लामिक कंट्रीज़ और उन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ पेट्रोल या पेट्रोलियम, इन दो चीज़ों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। इस चीज़ को फिर भी यहाँ पर भी डिप्लोमेसी काम आती है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर किसी ने यूटिलाइज़ किया तो वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हालांकि जुल्फ़े नहीं थी लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये मेरे वाला हेयर स्टाइल रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी थे और आजकल एक इनका लीडर है बिलावल भुट्टो, उसके नाना जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डिप्लोमेसी गजब लेवल पर। इन्होंने एक विश्वास दिलाया अरब वर्ल्ड को, अरब वर्ल्ड खासकर अरब दुनिया को एक विश्वास दिलाया कि देखो सर, आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है यानी पैसा है और पाकिस्तान को ये पैसा चाहिए। आपके पास पेट्रोलियम है और पाकिस्तान को पेट्रोलियम भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास मिलिट्री है और कल को अगर हम एटम बॉम्ब बनाएंगे तो वो भी हमारे पास होगा। आप इस मिलिट्री और एटम बॉम्ब को पाकिस्तान का ना समझ के आप उसे इस्लामिक वर्ल्ड का समझो। वो जो एटम बम और मिलिट्री है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो इस्लामिक वर्ल्ड की है। तो इस्लामिक वर्ल्ड हमें सिर्फ ये कोऑपरेट कर दे कि जब जब हमें पैसे की ज़रूरत हो पैसे वैसे भेज दो, इन्वेस्टमेंट कर दो और हमारे यहाँ से लोगों को रोजगार मिले। नतीजा क्या हुआ? नतीजा उसका डायरेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को और अरब कंट्रीज से पाकिस्तान को एक तो फंड्स मिलने लगे, ग्रांट्स मिलने लगी बहुत सारी, और कंसेशंस तो थी ही थी, वो मिलने लगी बहुत सारी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा तो इस एम्प्लॉयमेंट से रेमिटेंसेस जो हैं, यानी बाहर से भेजे जाने वाला जो पैसा है वो लगातार पाकिस्तान पहुंचने लगा। जब वो पैसा लगातार पाकिस्तान पहुंचने लगा तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को भी इकोनॉमिक ग्रोथ करने का डायरेक्ट मौका मिलना शुरू हुआ। तो शाहनवाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी दैट वाज अप्रिशिएबल, बहुत ही सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी थी और इसी फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल इन्होंने इंदिरा गांधी जैसी स्ट्रांग लीडर के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया। और इसी फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल है कि 1971 के अंदर इतनी बड़ी हार के बावजूद ये अपने जो भी इनकी इच्छाएं थी उन्हें बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इंदिरा गांधी से मनवा कर ले गए, 90,000 सिपाहियों को छुड़वा कर ले गए। चाहे अरब वर्ल्ड का दबाव समझें, चाहे अमेरिका का दबाव समझें, चाहे इस्लामिक वर्ल्ड का सपोर्ट समझें, चाहे इनकी खुद की क्वालिटी समझें, ही वॉज अ पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान में एक पर्सनैलिटी थी जो इंदिरा गांधी जैसी लेडी से जीतकर कम से कम बराबरी के तौर पर, हारा हुआ देश बराबरी के तौर पर छूट के जाए, वो अपने आप में एक चैलेंज होता है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबिले तारीफ एक क्वालिटी है।
लेकिन असलियत में उसी चीज को अगर आप देखें तो यही जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने इतने बड़े इस्लामिक वर्ल्ड के लिए जब ओआईसी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो पाकिस्तान को फाउंडर मेंबर बनाना और उसके साथ पाकिस्तान को फाउंडर मेंबर बनाने के साथ एक डोमिनेटिंग कंट्री एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इनका स्टेप था। उसको डोमिनेटिंग कंट्री की फॉर्म में एस्टेब्लिश करना पाकिस्तान को ओआईसी में बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ स्टेप था, बहुत पावरफुल स्टेप था, बहुत सक्सेसफुल स्टेप था, जिसका नतीजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। और ये रियलिटी है कि इसी वजह से इंडिया के ऊपर लगभग अप्रॉक्सीमेट 2015 तक अप्रॉक्सीमेट 2000 तक कम से कम या 2010 तक पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे हमेशा दबाव बनाने में कामयाब रहा। उसी का अगला स्टेप यहां आप देख सकते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की सक्सेसफुल पॉलिटिकल अप्रोच का, कि जब सऊदी अरेबियन प्रिंस यहां आते हैं तो उनका सऊदी अरेबियन जो क्राउन प्रिंस हैं, जब पाकिस्तान विजिट करते हैं पिछले साल, तो वो उनका एक स्टेटमेंट जो पूरी दुनिया को समझने लायक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की सक्सेस की फॉर्म में देखने लायक है, कि आप मुझे ये ना समझें कि मैं सऊदी अरेबिया में सऊदी प्रिंस हूं, बल्कि ये समझिए कि मैं सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं, यानी तुम्हारा ही बंदा हूं, मेरे तुमसे इतने क्लोज रिलेशंस हैं। अगर क्राउन प्रिंस इस लेवल पर आकर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अल्टीमेट लेवल पर कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल थी वो कितनी ज्यादा पेनिट्रेट कर रही थी सऊदी अरेबिया जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड के अंदर। ये सारी सिचुएशंस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि असलियत में जो भी पिछले 60-70 साल में अचीवमेंट्स थी, पाकिस्तान ने सब गंवा दिया। यहां डिप्लोमेसी के फेल्योर के साथ साथ लीडरशिप फेल्योर भी देखनी पड़ेगी, कि असलियत में आपको समझ ही नहीं आ पा रहा कि आपको करना क्या है। आप उस अपनी पैठ का फायदा नहीं उठा पा रहे, और एक के बाद एक आपने पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को नाराज कर दिया। और अरब वर्ल्ड आज के दिन इतना नाराज है कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, जो सीधे जाकर मिलिट्री कमांडर सीधे जाकर क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया से मिलते थे, इस बार बैरंग वापस आ गए, बिना मिले वापस आ गए। सिर्फ वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या डिप्टी मिनिस्टर जो भी होते हैं, उनसे मिलकर वापस आ गए। ये फेल्योर ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी है, मतलब ये जो फेल्योर ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी है, या फिर यूं कहें इनकैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान टू मेंटेन द रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया एंड रेस्ट ऑफ अरब वर्ल्ड है। यहां ऐसा क्या कर रहा है पाकिस्तान? तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हैं तो एक एक करके वो इतनी सारी गलतियां करता जा रहा है, जिससे सऊदी अरेबिया क्या पूरा अरब वर्ल्ड नाराज है। अगर आप देखें, सबसे पहला और वो मामला जो है वो कश्मीर से रिलेटेड ही है, इशू जो है वो कश्मीर है। सबसे पहले मार्च 2019 के अंदर से ही इनकी लड़ाई शुरू हो गई कि यहाँ मार्च 2019 में इंडिया की सक्सेस और पाकिस्तान का फेल्योर शुरू होता है, जब सुषमा स्वराज जो हमारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर थी, उन सुषमा स्वराज को वो सुषमा स्वराज जो है, हाँ जी, ठीक है, वो सुषमा स्वराज ने ओआईसी में जाकर भाषण दिया। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि ओआईसी के अंदर सुषमा स्वराज के भाषण को रोका जाए, लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी वहाँ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रही थी कि सुषमा स्वराज के भाषण को नहीं रोका जा सका, और पाकिस्तान को सुषमा स्वराज के भाषण के टाइम पर वॉकआउट करना पड़ा। यहाँ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है फेल्योर था और इंडिया की सक्सेस थी। इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया की सक्सेस का की फीचर क्या है। अब पाकिस्तान ने यहीं से पाकिस्तान की मैच्योरिटी ऑफ डिप्लोमेसी समझ में आनी चाहिए थी कि वो इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है। यहाँ नादान बालक की तरह पाकिस्तान उछल कूद के घूमने लगा, उछल कूद करने लगा और कोशिश करने लगा अपनी औकात से बाहर जाकर कि सऊदी अरेबिया के डोमिनेंस को कम किया जाए, अरब वर्ल्ड के डोमिनेंस को ख़त्म किया जाए और एक अल्टरनेट ब्लॉक डेवलप किया जाए।
यहां पाकिस्तान ने अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त को नाराज करना सही समझा या नाराज करते हुए पीछे नहीं हटा। और यही रीजन है, यही इमरान खान इन्हीं सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जो अपना डिप्लोमेसी दिखा रहे थे, उसमें टर्की, उसमें पाकिस्तान, उसमें कतर और उसमें मलेशिया, इन सब के साथ मिलकर एक अल्टरनेट इस्लामिक ब्लॉक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ओआईसी के अंदर तो डोमिनेंस सऊदी अरेबिया का है, ओआईसी में डोमिनेंस सऊदी अरेबिया का है, उसको अगर कम करोगे तो सऊदी अरेबिया नाराज होगा। ओआईसी में जब डोमिनेंस सऊदी अरेबिया का है और उसे कम करोगे तो सऊदी अरेबिया नाराज होगा, तो लेकिन फिर भी अमेरिका इस चीज़ में पीछे नहीं हटा और लगातार ऐसी हरकतें करने शुरू कर दी कि जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर भाषण देने अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया के किंग का प्लेन मांग के लेके जा रहे हैं न्यूयॉर्क, और अब उसके बाद वहाँ भाषण देने जा रहे हैं तो टर्की के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, उसके बाद एर्दोगान से मिल रहे हैं, उसके बाद और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे सऊदी अरेबिया नाराज़ हो। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे आने के बाद यहाँ पर इस्लामिक टीवी चैनल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्किश कल्चर को बढ़ाने के लिए जो एर्तुगरुल गाजी जो है उस नाटक को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरेबिया को ओपनली चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया की भी और क्राउन प्रिंस की भी मैच्योरिटी देखिए कि इस तरह सब कुछ होते हुए भी जब सितंबर 2019 के अंदर पाकिस्तान के विज़िट करते हैं तब इतनी बड़ी बात कहते हैं कि आप मुझे गैर मत समझो, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ, ऐसा समझो कि सऊदी अरेबिया में मैं तुम्हारा एम्बेसडर की तरह काम कर रहा हूँ। ये एक सिग्नल दे के गए थे कि भाई तुम मेरे से नाराज़ मत हो, मैं तुम लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, तुम भी मेरे से नाराज़ मत हो। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि कुछ कहने के हल नहीं। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान नहीं माना और इस सिचुएशन में आगे बढ़ता गया। अभी कुछ ही टाइम पहले अगर आप देखेंगे तो ओआईसी ने उस पाकिस्तान को मनाने के लिए भी कश्मीर में इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका क्रिटिसिज्म किया। लेकिन पाकिस्तान इतने से खुश नहीं होने वाला था क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर तो जुनून सवार था। तो ऑब्वियसली बात है इस रिलेशन को और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए पाकिस्तान ने मलेशिया के अंदर जब ऑल इस्लामिक कंट्रीज़ का एक मीटिंग हो रहा था तो उसमें पाकिस्तान जो है वो जाने की पूरी तैयारी करके लीड रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरेबिया ने वो ज़्यादा ही प्रेशर डाला, तब जाके इमरान खान रुके और अपने जूनियर मिनिस्टर को भेजा। लेकिन यहीं पर अगर मामला रुक जाता तो ठीक था। लेकिन समस्या समझिए, जो अचीवमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल की थी या अचीवमेंट थी, जो डिप्लोमेसी दिखाई थी, इनमें से एक भी इस लायक नहीं है। नतीजा आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है, एक एक करके अगर आप सिचुएशंस को समझते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम है ये तो इन महाशय ने किया। खुले तौर पर सऊदी अरेबिया को धमकी दे दी कि तुम नहीं बुलाओगे ओआईसी की मीटिंग तो हम बुलाएंगे, लेकिन कश्मीर के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। यानी कश्मीर के मामले में इन्होंने अपना सबसे पुराना, सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद दोस्त खो दिया। और यहाँ जो भी इन्होंने 2015 तक अचीव किया था पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी के मामले में, वो सब डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। जो भी अचीवमेंट थी सब बर्बाद कर दी। अरब वर्ल्ड से रिलेशन इस तार तक, इस लेवल तक पहुंचा दिए कि बस वो टूटने वाले हैं। सोच कर देखिए, दिया हुआ पैसा सऊदी अरेबिया ने अभी तक कभी पाकिस्तान से वापस नहीं मांगा था कि इट्स ओके, और वो पैसा अगर वापस मांग लिया है तो सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर असलियत में पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी चाहिए थी जो इंडिया समझ रहा है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि डिप्लोमेसी कोई लव अफेयर नहीं है, ये एक फ्लर्ट है। फ्लर्ट में लगता है कि आप सगे हैं, लेकिन असलियत में अपने इंटरेस्ट्स काम कर रहे होते हैं। जिसने इसे लव अफेयर समझा वो बर्बाद होगा। पाकिस्तान वही टूटे हुए दिल वाले आशिक की हरकतें कर रहा है जो अब नाराज़गी में अपनी गर्लफ्रेंड को, यानी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी आप कहें, उसको गालियां बक रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। पाकिस्तान इस गलतफहमी को लेके ज़िंदा है, पाकिस्तान इस गलतफहमी को लेके ज़िंदा है जो कि गलत है कि भाई
आप ही मतलब पाकिस्तान इस गलत फहमी में है कि ट्रू फ्रेंड जो है सऊदी अरेबिया है, लेकिन रियलिटी समझिए, ट्रू फ्रेंड इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। इसे ट्रू लव समझने की तो गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो सिर्फ एक फ्लर्ट होता है, जब तक चल रहा था, आज के दिन ज़रा सी के अंदर आप नाराज़ हुए, वो नाराज़ हो गया, काम खत्म। फ्लर्ट था, दैट वाज नॉट अ ट्रू लव। और रिलीजन कभी भी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड नहीं करता, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। को रिलीजियनिस्ट अगर इतने ही ज़्यादा अच्छे होते तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ कभी दुश्मनी नहीं होती, ईरान सऊदी अरेबिया की कभी दुश्मनी नहीं होती, सऊदी अरेबिया टर्की की कभी दुश्मनी नहीं होती। रिलीजन जस्ट अ रीज़न हो सकता है, रीज़न हो सकता है बातचीत करने का, लेकिन रिलीजन इज़ नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। रिलीजन जो है वो फॉरेन पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है जिसके अनुसार ही सब कुछ। तो दोस्तों, ये एक बेसिक एनालिसिस आप लोगों के लिए। अगले टॉपिक के अंदर अगले वीडियो को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।